नमस्कार दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल DRX परमा में आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे MCQ क्वेश्चंस। तो ये सब्जेक्ट है फार्माकोथेराप्यूटिक, जिसमें जो चैप्टर है आपका रिस्पायरेटरी सिस्टम, उसी की MCQ क्वेश्चंस है। तो आज हम इन्हें देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द प्राइमरी फंक्शन ऑफ द रिस्पायरेटरी सिस्टम। तो इसमें से पूछा गया है कि रिस्पायरेटरी सिस्टम का जो प्राइमरी फंक्शंस होता है, प्राइमरी फंक्शन क्या है रिस्पायरेटरी सिस्टम का। तो ऑप्शन है यहाँ पे पंपिंग ब्लड थ्रू आउट द बॉडी, या डाइजेस्टिंग फूड, या गैस एक्सचेंज बिटवीन द बॉडी एंड इन्वायरमेंट, या फिल्टरिंग टॉक्सिन फ्रॉम द ब्लड। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, गैस एक्सचेंज बिटवीन द बॉडी एंड इन्वायरमेंट। मतलब जो गैस एक्सचेंज होती है बॉडी के बीच में और इन्वायरमेंट के बीच में, उसी को रिस्पायरेटरी सिस्टम का मेन फंक्शन कहा जाता है। मतलब मेन फंक्शन यही है कि बॉडी और इन्वायरमेंट के बीच में गैस एक्सचेंज करना। क्वेश्चन नंबर 2, द ट्रैकिया डिवाइड्स इनटू 2 मेन ब्रोंकी एट विच लोकेशन। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन में ये पूछा जा रहा है कि जो ट्रैकिया है वो डिवाइड होती है। ठीक है, जो ट्रैकिया आपका आपने देखा होगा डायग्राम में ट्रैकिया। ठीक है, तो ये ट्रैकिया जो होती है डिवाइड होती है 2 ब्रोंकी में, एक ब्रोंकी इधर है और एक ब्रोंकी इधर है। ठीक है, तो ये लंग्स का डायग्राम में आप देखे होंगे कि जो ट्रैकिया है वो डिवाइड होती है 2 ब्रोंकी। तो इसमें से जहाँ पे डिवाइड होती है इस लोकेशन को क्या बोलते हैं ये बताना है। तो ऑप्शन है यहाँ पे लैरिंग्स, फेरिंग्स, कैरिनिया या एल्वलाई। तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, कैरिना। क्वेश्चन नंबर 3, विच पार्ट ऑफ द रिस्पायरेटरी सिस्टम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर गैस एक्सचेंज। तो क्वेश्चन में ये पूछा जा रहा है कि रिस्पायरेटरी सिस्टम का कौन सा ऐसा पार्ट है जिसमें जो कि गैस एक्सचेंज के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो ऑप्शन है यहाँ पे ब्रोंकी, एल्वलाई, ट्रैकिया या लैरिंग्स। तो इसका जो राइट आंसर है वो होगा ऑप्शन नंबर बी, एल्वलाई। और अस्थमा इज कैरेक्टराइज्ड बाय, अस्थमा क्या है? ठीक है, तो अस्थमा है, ऑप्शन है यहाँ पे इंक्रीज्ड म्यूकस प्रोडक्शन एंड एयरवे इन्फ्लामेशन। मतलब म्यूकस का प्रोडक्शन बढ़ जाता है और एयरवे जो होती है उसमें क्या होता है, एयरवे जो होता है इसमें क्या हो जाता है, इन्फ्लामेशन हो जाता है, तो उसे कहते हैं। या फिर लो ऑक्सीजन लेवल ड्यू टू कोलैप्स्ड लंग्स, या लंग्स में कोलैप्स्ड हो जाते हैं तब उसमें ऑक्सीजन लेवल जो कम हो जाती है तब उस कंडीशन को अस्थमा कहते हैं। या फिर इन्फेक्शन ऑफ द एल्वलाई, या एल्वलाई होती है उसमें इन्फेक्शन हो जाता है तब उसे अस्थमा कहेंगे। या फिर ट्यूमर ग्रोथ इन द लंग्स, मतलब लंग्स में क्या हो जाता है, ट्यूमर की ग्रोथ हो जाती है तब उसे अस्थमा कहेंगे। तो किस कंडीशन को कहेंगे? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, इंक्रीज्ड म्यूकस प्रोडक्शन एंड एयरवे इन्फ्लामेशन। क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ब्रोंकोडाइलेटर यूज टू ट्रीट अस्थमा। इनमें से कौन सा ड्रग है जो कि ब्रोंकोडाइलेटर है? ठीक है, तो जिसको हम लोग किस में यूज़ करते हैं, अस्थमा, जो अस्थमा डिसीज़ होती है उसमें हम लोग यूज़ करते हैं कौन सा ब्रोंकोडाइलेटर। तो ऑप्शन है मेटमॉर्फिन, सैल्ब्यूटामॉल, रेनिटिडीन या फिरोसामाइड। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सैल्ब्यूटामॉल। क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट इज द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ कॉर्टिकोस्टेरॉइड इन द रिस्पायरेटरी सिस्टम। ठीक है, तो इसमें बताना है कि मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या होता है, कॉर्टिकोस्टेरॉइड का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या होगा, किस डिसीज में, रिस्पायरेटरी डिसीज में। ठीक है, तो ऑप्शन है यहाँ पे दे रिड्यूस इन्फ्लामेशन इन द एयरवे, दे स्टिमुलेट म्यूकस प्रोडक्शन, दे रिलैक्स द ब्रोंकियल मसल्स, या दे इंक्रीज एल्विलर सरफेस। ठीक है, तो क्या होगा इसका राइट आंसर? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा दे रिड्यूस इन्फ्लामेशन इन द एयरवे। मतलब एयरवे में जो इन्फ्लामेशन हो रहा है उसको क्या करना है, इसमें कम करता है। तो कॉर्टिकोस्टेरॉइड क्या करता है, इन्फ्लामेशन को क्या करता है, रिड्यूस करता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 7, क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसीज COPD। ठीक है, इस प्राइमरी एसोसिएटेड विथ COPD सबसे पहले किस कारण की वजह से होता है ये बताना है यहाँ पे, एलर्जीज, या बैक्टीरियल इन्फेक्शन, या स्मोकिंग एंड एयर पॉल्यूशन, या वायरल इन्फेक्शन। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, स्मोकिंग एंड एयर पॉल्यूशन की वजह से हम लोग का क्या होता है, COPD अक्कर होता है। क्वेश्चन नंबर 8, एक की सिम्टम ऑफ इम्फाइसेमा। तो इम्फाइसेमा का यहाँ पे सिम्टम्स बताना है। तो ऑप्शन है इंक्रीज्ड एपेटाइट, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, या चेस्ट पेन, या हाई फीवर। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ। क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कॉमन साइड इफेक्ट ऑफ इनहेल्ड कॉर्टिकोस्टेरॉइड। मतलब इनहेल्ड कॉर्टिकोस्टेरॉइड में जो कॉमन साइड इफेक्ट है इनमें से कौन सा नहीं है। तो ऑप्शन है ओरल थ्रस्ट, ड्राई माउथ, मसल क्रैम्प्स, या सोर थ्रोट। ठीक है,
तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो ओरल थ्रस्ट का मतलब होता है एक तरीके का ये इन्फेक्शन होता है जो कि माउथ और थ्रोट में हो जाता है, ठीक है, वो भी एक फंगल इन्फेक्शन होता है। तो या ये होगा या फिर ड्राई माउथ हो गया, मसल क्रैम्प्स या सोर थ्रोट। तो इनमें से कौन सा नहीं है? तो इनमें से जो नहीं है वो है ऑप्शन नंबर सी, मसल क्रैम्प्स। मतलब कि जब हम कॉर्टिकोस्टेरॉइड इनहेल करेंगे तो उसमें से हमें मसल्स क्रैम्प नहीं होंगे। तो ये इसका क्या है? नहीं है। साइड इफेक्ट क्या है इसका? नहीं है। तो इसको याद रखिएगा, थोड़ा सा क्वेश्चन से घुमा के, नॉट लगा तो कंफ्यूज मत होना। इसका राइट आंसर होगा मसल क्रैम्प्स। क्वेश्चन नंबर 10, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम्स ऑफ द अस्थमा। ठीक है, इसमें बताना है कि अस्थमा का सिम्टम्स इनमें से कौन सा है। तो ऑप्शन है पर्सिस्टेंट कफ विथ स्पुटम, या वीजिंग एंड डिफिकल्टी ब्रीथिंग, चेस्ट पेन या हाई फीवर। तो पर्सिस्टेंट कफ का मतलब होता है कि लगातार खांसी आना, ठीक है, साथ में स्प्यूटम के साथ, या ये इसका सिम्टम्स है। या वीजिंग एंड डिफिकल्टी ब्रीथिंग, वीजिंग मतलब खरखराहट की आवाज़ आती है सांस लेने पे, ब्रीथिंग करने पे, और ब्रीथिंग करने में डिफिकल्टी होगी, या ये सिम्टम्स है, या चेस्ट पेन या हाई फीवर। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, वीजिंग एंड डिफिकल्टी ब्रीथिंग। ये एक सिम्टम्स है किसका? अस्थमा का। क्वेश्चन नंबर 11, विच ऑफ द फॉलोइंग मेडिकेशन इज कॉमनली यूज्ड फॉर इमीडिएट रिलीफ ड्यूरिंग एन एक्यूट अस्थमा अटैक। तो क्वेश्चन में ये पूछा जा रहा है कि जब अस्थमा अटैक होगा उस टाइम हम लोग इमीडिएट कौन सी मेडिसिन देंगे। तो इसमें ऑप्शन है सैल्ब्यूटामॉल, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? एल्ब्यूट्रॉल, और ऑप्शन नंबर बी है मॉन्टेलुकास्ट, या थियोफाइलिन, या टायोट्रोपियम। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, सैल्ब्यूटामॉल, जिसको हम लोग एल्ब्यूट्रॉल भी कहते हैं। तो यही मेडिसिन हम लोग देंगे। क्वेश्चन नंबर 12, व्हाट इज द रोल ऑफ इनहेल्ड कॉर्टिकोस्टेरॉइड इन अस्थमा मैनेजमेंट। ठीक है, यहाँ बताना है कि जब इनहेल्ड कॉर्टिकोस्टेरॉइड का अस्थमा मैनेजमेंट, मतलब अस्थमा की जो डिसीज़ होगी उसको मैनेज करेंगे तो उस टाइम इसका क्या रोल होगा कॉर्टिकोस्टेरॉइड का। तो ऑप्शन है प्रोवाइड इमीडिएट रिलीफ ऑफ सिम्टम्स, मतलब तुरंत ही जो सिम्टम्स हैं उनको रिलीफ करने के लिए, या एक्ट एज ब्रोंकोडायलेटर, या ब्रोंकोडायलेटर के तरीके एक्ट करने के लिए, फिर रिड्यूस एयर वे इन्फ्लामेशन, जो इन्फ्लामेशन हुआ है उसको क्या कर देना है? कम कर देना है, या फिर सप्रेस कफ रिफ्लेक्स, मतलब कि जो खांसी आ रही है उसको क्या कर देना है? रोकना है। तो इसका जो मेन रोल होता है तो ये होगा ऑप्शन नंबर सी, रिड्यूस एयरवे इन्फ्लामेशन, जो कि हमने पिछले क्वेश्चन में भी देखा है। तो इन्फ्लामेशन को रोकने के लिए या कम करने के लिए हम लोग क्या आंसर देते हैं? इनहेल्ड कॉर्टिकोस्टेरॉइड। क्वेश्चन नंबर 13, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कॉमन साइड इफेक्ट ऑफ प्रोलॉन्ग्ड यूज ऑफ इनहेल्ड कॉर्टिकोस्टेरॉइड। यहाँ पे इनहेल्ड कॉर्टिकोस्टेरॉइड जो होता है उसको जब हम लंबे टाइम तक यूज़ कर रहे होते हैं तो सबसे ज़्यादा कॉमन साइड इफेक्ट कौन सा दिखता है? मतलब ये प्रोलॉन्ग टाइम पर जब हम कॉर्टिकोस्टेरॉइड यूज़ करते हैं तो कौन सा साइड इफेक्ट जो हम लोग कॉमन दिखाई देता है? तो ऑप्शन है ओरल थ्रस्ट, जो कि मैं पहले बता चुकी हूँ कि क्या होता है। तो ये फंगल इन्फेक्शन है जो कि माउथ और थ्रोट में हो जाता है, या फिर हाइपरटेंशन, या फिर डिजीनेस, या वेट गेन। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, ओरल थ्रस्ट। ठीक है, ओरल थ्रस्ट एक कॉमन साइड इफेक्ट है जो कि दिखाई देगा जब हम कभी काफ़ी लंबे टाइम से क्या कर रहे हैं? कॉर्टिकोस्टेरॉइड को क्या कर रहे हैं? इनहेल कर रहे थे। क्वेश्चन नंबर 14, थायोफाइलिन इज यूज्ड इन COPD एंड अस्थमा ट्रीटमेंट बिकॉज इट। इसमें बताया जा रहा है कि जो थियोफाइलिन है उसको हम लोग COPD और अस्थमा के ट्रीटमेंट के लिए यूज़ करते हैं। तो इनमें से बताना है क्यों करते हैं। क्योंकि एक्ट एज ए ब्रोंकोडायलेटर बाय रिलैक्सिंग स्मूथ मसल, कि ब्रोंकोडायलेटर तरीके एक्ट करता है और स्मूथ मसल्स को रिलैक्स करता है, और या फिर इंक्रीजेस म्यूकस प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए, या इम्यून रिस्पॉन्स को क्या करने के लिए? सप्रेस करने के लिए, या फिर एक एंटी हिस्टामिन के तरीके एक्ट करता है। तो ये ड्रग है जो कि किसकी ट्रीटमेंट में लिए यूज की जाती है? COPD और अस्थमा में। तो ये इसलिए की जाती है, ये ऑप्शन नंबर ए होगा इसका, क्योंकि एक्ट एज ए ब्रोंकोडायलेटर, एक ब्रोंकोडायलेटर के तरीके एक्ट करती है और स्मूथ मसल्स को रिलैक्स करती है। क्वेश्चन नंबर 15, विच ऑफ द फॉलोइंग लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन इज इसेंशियल फॉर पेशेंट डायग्नोस्ड विद COPD। इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि COPD का पेशेंट है उसमें क्या करना है? उसको डायग्नोस करना है कैसे? यहाँ पे लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन, मतलब कि लाइफ स्टाइल में उसकी कुछ चेंजेस करने जिसकी वजह से उसको COPD उसका डायग्नोस हो सके। तो ऑप्शन है यहाँ पे रिड्यूस्ड इनटेक ऑफ स्पाइसी फूड रिड्यूस करने से तो नहीं सही होगा। फिर या फिर स्मोकिंग सेसेशन, मतलब स्मोकिंग को हमें उसे वहाँ पे रोकना होगा, या फिर इंक्रीज्ड हाई कैलोरी डाइट को बढ़ा देना होगा, या फिर लिमिटेड आउटडोर एक्टिविटी।
आउटडोर एक्टिविटी को क्या कर देना, लिमिटेड कर देना। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, स्मोकिंग सेशन। हमें उसकी या स्मोकिंग कर रहा होता है तो उसे वहाँ पे उसको रोकना होता है और इस मना करना होता है। या आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।